आज की इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो मतलब आजकल हर जगह छाया हुआ है। बिल्कुल, हर बोर्ड रूम में इसी की बात हो रही है आजकल। हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की और खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के इकोसिस्टम की। और आज हमारी इस डीप डाइव का जो आधार है वो है एक बहुत ही शानदार गाइड जिसका नाम है आर्किटेक्टिंग इनोवेशन, अ गाइड टू एज़्योर क्लाउड फंडामेंटल्स। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन आज ये नहीं है कि हम बस कुछ तकनीकी परिभाषाएं पढ़ लें। नहीं, हमारा उद्देश्य है उन रणनीतियों को समझना जो आज के डिजिटल युग में व्यवसायों को चला रही हैं। सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जब हम एज़्योर की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ सर्वर या केबल्स का जाल नहीं है। ये पूरी दुनिया के काम करने का तरीका बदल रहा है। और स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की जो जरूरत आज के व्यवसायों को है वो पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल, कोई भी स्टार्टअप हो या फिर कोई ग्लोबल एंटरप्राइज, अगर वो एज़्योर के इन बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझते हैं तो वो सिर्फ एक तकनीकी दौड़ में नहीं पिछड़ रहे, बल्कि वो एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर रहे हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। गाइड की शुरुआत में ही क्लाउड सर्विस मॉडल्स पर काफी फोकस किया गया है। IaaS, PaaS और SaaS। हाँ, ये 3 पिलर्स हैं क्लाउड के। अब जो लोग टेक इंडस्ट्री में हैं उनके लिए ये शब्द नए नहीं हैं, लेकिन जो रणनीतिक स्तर पर हैं उनके लिए मैं एक एनालॉजी देना चाह रही थी। बताइए, एनालॉजी से समझना हमेशा आसान होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको रहने के लिए जगह चाहिए। IaaS या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऐसा है जैसे आपने एक खाली प्लॉट किराए पर ले लिया हो। हाँ, मतलब जमीन और बाउंड्री एज़्योर की, पर घर आपको खुद बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एज़्योर आपको वर्चुअलाइज्ड कंप्यूट और स्टोरेज दे देगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम डालना या पैचिंग करना ये सब आपकी सिरदर्दी है। और ये उन कंपनियों के लिए बहुत सही है जिन्हें अपने पुराने सिस्टम्स को बिना ज्यादा छेड़े सीधा क्लाउड पे शिफ्ट करना होता है, जिसे हम लिफ्ट एंड शिफ्ट कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर इसमें मेहनत भी बहुत है। कंट्रोल तो है, लेकिन काम भी तो बढ़ गया। वहीं पर फिर PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस काम आता है। तो अगर मेरी एनालॉजी में देखें तो PaaS एक फुली फर्निश्ड किराए का घर है। सही कहा, जहां बिजली पानी सब चालू है, आपको बस अपना सामान लाना है और रहना शुरू करना है। मतलब डेवलपर्स को अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई टेंशन नहीं लेनी है, उन्हें सिर्फ कोड लिखने और अपने एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने पर फोकस करना है। और व्यवसाय के नजरिए से देखें तो ये टाइम टू मार्केट को बहुत कम कर देता है। अगर आपको कोई नया फीचर लॉन्च करना है तो आपको हफ्तों तक सर्वर कॉन्फ़िगर करने का इंतजार नहीं करना पड़ता। और तीसरा मॉडल है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि आज हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया। एनालॉजी के हिसाब से ये किसी शानदार होटल में रुकने जैसा है। रूम सर्विस से लेके सफाई तक सब कुछ होटल मैनेजमेंट का काम है, आपको बस एंजॉय करना है। बिल्कुल, कोई लोकल इंस्टॉलेशन नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, बस इंटरनेट के जरिए लॉगिन करो और काम शुरू। तो बेसिकली ये नियंत्रण और सुविधा के बीच का चुनाव है। और अक्सर कंपनियां इन तीनों का एक मिक्स इस्तेमाल करती हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर, क्लाउड का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर्दे के पीछे की असली दुनिया। हाँ, क्योंकि जब हम क्लाउड बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि डेटा हवा में कहीं तैर रहा है, जबकि असलियत में ये दुनिया भर में फैले हुए विशाल डेटा सेंटर्स का एक बहुत ही कॉन्क्रीट नेटवर्क है। गाइड में एज़्योर रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स की बात की गई है। मैं पढ़ रही थी कि ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सिर्फ तकनीकी बात नहीं है, ये सीधा बिजनेस की निरंतरता से जुड़ा है। मतलब डिजास्टर रिकवरी। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी कंपनी का सारा काम एक ही शहर के डेटा सेंटर से चल रहा है और वहां कोई बड़ा पावर कट हो जाए या बाढ़ आ जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान। बिल्कुल। इसीलिए एज़्योर अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रीजन्स बनाता है और हर रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो अगर एक डेटा सेंटर डाउन भी हो गया तो दूसरा तुरंत टेक ओवर कर लेगा और यूजर को पता भी नहीं चलेगा। हाई अवेलेबिलिटी इसी को कहते हैं। जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट की सेल चल रही हो और अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए। हाँ, वहाँ ये आर्किटेक्चर किसी वरदान से कम नहीं है। और मैंने एक और चीज नोटिस की गाइड में, लेटेंसी के बारे में। लो लेटेंसी आज के समय में बहुत क्रिटिकल है। मतलब अगर सर्वर अमेरिका में है और यूजर भारत में, तो वो जो कुछ मिलीसेकंड्स की देरी होती है वो भी भारी पड़ सकती है। खासतौर पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या गेमिंग जैसी इंडस्ट्रीज में, जहां 1 मिलीसेकंड की देरी से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए एज़्योर के इतने सारे रीजन्स हैं ताकि डेटा यूजर्स के पास रहे। और डेटा पास रहने से एक और बात याद आई, डेटा रेजिडेंसी। कंप्लायंस और कानूनी नियम।
हाँ, आजकल बहुत से देश ये नियम बना चुके हैं कि उनके नागरिकों का डेटा देश की सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ग्लोबल कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द होता है, लेकिन एज्योर के लोकल रीजन्स होने की वजह से कंपनियां आसानी से नियमों का पालन कर सकती हैं। मतलब व्यवसाय को कानूनी उलझनों से बचाना। बिल्कुल। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा। अब बात करते हैं इसके दिमाग और याददाश्त की, यानी कंप्यूट और स्टोरेज। डिजिटल दुनिया के वर्कहॉर्स। गाइड में वर्चुअल मशीन्स या वीएम्स को बहुत अहमियत दी गई है। मतलब आपको जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, बस क्लिक किया और मिल गई। हाँ, और काम खत्म होने पर उन्हें बंद कर दो। स्केलेबिलिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये। लेकिन वो दिमाग प्रोसेस क्या करेगा अगर उसके पास डेटा ही ना हो? सही सवाल है। और यहीं पे स्टोरेज की बात आती है। गाइड ने इसे 4 बेहतरीन कैटेगरीज में बांटा है। हाँ, सबसे पहले है ब्लॉब स्टोरेज, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए है। मतलब जैसे इमेजेस हो गई, वीडियो फाइल्स या सोशल मीडिया का डेटा। एग्जैक्टली, जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। आज के एआई और मशीन लर्निंग के दौर में यही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सबसे कीमती है, और ब्लॉब स्टोरेज में इसे बड़े पैमाने पर रखा जा सकता है। और दूसरा है डिस्क स्टोरेज, जो मेरे ख्याल से सीधा वर्चुअल मशीन से जुड़ा होता है। हाँ, जैसे हमारे लैपटॉप में हार्ड ड्राइव होती है, वैसी वर्चुअल मशीन के लिए डिस्क स्टोरेज होता है। समझ गए। और तीसरा प्रकार फाइल स्टोरेज है। ये उनके लिए जिन्हें शेयर्ड एक्सेस चाहिए। मान लीजिए पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं जिन्हें एक साथ कई लोगों को एक्सेस करना है, वहां फाइल स्टोरेज काम आता है। और अब आता है चौथा स्टोरेज टाइप, जो सच में मेरे लिए एक आहा मोमेंट था, आर्काइव स्टोरेज। लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए। हाँ, मतलब डेटा तो हर कंपनी जमा करती रहती है और कोई डिलीट भी नहीं करना चाहता। इंसानी फितरत है कि सब कुछ सहेज कर रख लो। लेकिन सारा डेटा हॉट स्टोरेज में रखना तो बहुत महंगा पड़ेगा ना? बहुत ज्यादा। और इसीलिए आर्काइव स्टोरेज इतना अहम है। ऐसा डेटा जिसकी आपको रोज जरूरत नहीं है, जैसे 10 साल पुराने कंप्लायंस लॉग्स या ऑडिट रिपोर्ट्स, उसे आप आर्काइव में डाल दें। जिससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। बिल्कुल, लागत बहुत कम हो जाती है। बस इसमें एक ही बात है कि जब आपको ये डेटा वापस चाहिए होगा तो उसे निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। कुछ घंटों का शायद। हाँ, लेकिन जो पैसे बचते हैं उसके सामने ये ट्रेड ऑफ बहुत छोटा है। तो हमारे पास दिमाग हो गया, याददाश्त हो गई, लेकिन अब इन सबको आपस में बात भी तो करनी है। बिल्कुल। बिना नेटवर्किंग के सब बेकार है। बिल्कुल। तो चलिए नेटवर्किंग और सिक्योरिटी की डिजिटल सड़कों पर चलते हैं। गाइड में सबसे पहले वर्चुअल नेटवर्क्स यानी वीनेट का जिक्र है। वीनेट आपके क्लाउड का एक प्राइवेट और सुरक्षित दायरा है। एक तरह से आइसोलेटेड वातावरण। हाँ, ताकि आपका सारा डेटाबेस या बैकएंड सीधे इंटरनेट के सामने खुला न रहे। और इसके अंदर भी लोड बैलेंसर्स और एप्लीकेशन गेटवे काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ लोगों को। मैं आसान भाषा में बताता हूँ। लोड बैलेंसर का काम है ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करना। मतलब अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो वो उसे अलग अलग सर्वर्स पर बांट देगा। एग्जैक्टली, ताकि कोई एक सर्वर क्रैश ना हो जाए। और एप्लीकेशन गेटवे वो थोड़ा और स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस है। वो देखता है कि यूजर वेबसाइट पर क्या मांग रहा है, इमेज मांग रहा है या वीडियो, और फिर उस रिक्वेस्ट को सबसे सही सर्वर के पास भेजता है। अच्छा, और जो हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं उनका क्या? बहुत सी कंपनियों का अपना लोकल डेटा सेंटर भी तो होता है। उनके लिए वीपीएन गेटवे है। यह इंटरनेट पर एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड सुरंग बना देता है कंपनी के नेटवर्क और एजूर के बीच। लेकिन अगर इंटरनेट स्टेबल ना हो या डेटा बहुत ज्यादा हो तो एक्सप्रेस रूट का विकल्प है। ये एक डेडिकेटेड और प्राइवेट कनेक्शन होता है। समझ गई। और इसी नेटवर्किंग से जुड़ी सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। गाइड बार बार इस बात पर जोर देती है कि सुरक्षा कोई बाद में सोचने वाली चीज नहीं है। सिक्योरिटी लेयर्स में होनी चाहिए, जिसे डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। बिल्कुल। एज़्योर में फिजिकल डेटा सेंटर से लेकर नेटवर्क लेयर के फायरवॉल्स और डेटा इंक्रिप्शन तक हर कदम पर सुरक्षा है। मतलब डेटा चाहे सर्वर में रखा हो या नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहा हो, वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। और साथ ही कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्शन भी चलता रहता है। लेकिन ये सब बाहरी खतरों से तो बचा लेंगे, असली खतरा तो अक्सर घर के अंदर से ही आता है। या फिर अगर किसी बाहरी इंसान के हाथ सही चाबी लग जाए। एग्जैक्टली। और इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से पर, पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। यहाँ बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की, जिसे पहले एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी कहा जाता था। हाँ, नाम बदल गया है लेकिन काम वही है और ज्यादा एडवांस्ड हो गया है। गाइड में एक लाइन है कि आइडेंटिटी इज द न्यू पेरीमीटर। क्लाउड की दुनिया में इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। पहले हम नेटवर्क के बाहर एक बड़ी सी दीवार या फायरवॉल बना देते थे, लेकिन अब जब लोग घर से काम कर रहे हैं, कैफे से लॉग इन कर रहे हैं, तो वो दीवार तो टूट गई। बिल्कुल, अब नेटवर्क की कोई भौतिक सीमा नहीं है।
इसलिए अब आपको उस इंसान की पहचान के इर्द गिर्द सुरक्षा बनानी होगी। कि जो इंसान लॉगिन कर रहा है वो सच में वही है या कोई और इसके लिए सिंगल साइन ऑन या SSO बहुत काम आता है। SSO सुविधा और सुरक्षा दोनों देता है। यूजर्स को 50 पासवर्ड याद रखने की झंझट नहीं रहती, जिससे वो पासवर्ड को किसी स्टिकी नोट पर लिखकर मॉनिटर पर चिपकाने वाली गलती नहीं करते। हाँ, एकदम सही। लेकिन सिर्फ SSO काफी नहीं है, इसके साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA बहुत जरूरी है। बिना MFA के क्लाउड में काम करना तो ऐसा है जैसे आप अपने घर का मेन दरवाजा खुला छोड़कर सो जाएं। बिल्कुल। अगर हैकर को पासवर्ड मिल भी गया तो भी बिना आपके फोन या बायोमेट्रिक के वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। और एक बार अंदर आ भी गया तो वहां रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC काम आता है। ये आंतरिक खतरों को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब हर किसी को सिर्फ उतना ही एक्सेस मिले जितना उसका काम है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कहते हैं। अगर किसी मार्केटिंग वाले का अकाउंट हैक हो भी गया तो हैकर वहां से एक कंपनी के फाइनेंस डेटाबेस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उस रोल को वहां जाने की परमिशन ही नहीं है। लैटरल मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल सही। अब सुरक्षा और तकनीक की तो काफी बात हो गई। एक मुद्दा जो बिजनेस लीडर्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है लागत या कॉस्ट। हाँ, क्लाउड का बिल। गाइड में पे एज यू गो मॉडल की बहुत तारीफ है कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही पैसा देंगे, लेकिन हमने अक्सर सुना है क्लाउड शॉक के बारे में, जब महीने के अंत में बिल देखकर होश उड़ जाते हैं। हाँ, तो क्या ये स्केलेबिलिटी एक दोधारी तलवार नहीं है? पूरी तरह से। पुराने समय में अगर आपको नया सर्वर चाहिए होता था तो उसमें महीनों का अप्रूवल प्रोसेस लगता था, और क्लाउड में कोई भी डेवलपर बस कुछ क्लिक्स में एक महंगा सर्वर चालू कर सकता है। और सोचिए अगर वो शुक्रवार शाम को उसे बंद करना भूल जाए तो पूरे वीकेंड का बिल कंपनी को भरना पड़ेगा। इसे हम क्लाउड स्प्राउल कहते हैं। तो इसे कंट्रोल कैसे करें? गवर्नेंस के लिए गाइड क्या बताती है? यहीं पर एज्योर के कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स आते हैं। सबसे कारगर है रिसोर्स टैगिंग। टैगिंग मतलब जैसे हर सर्वर पर एक लेबल लगा देना? हाँ, आप हर रिसोर्स पर टैग लगा सकते हैं कि ये किस प्रोजेक्ट का है या किस डिपार्टमेंट का है। इससे फाइनेंस टीम को साफ दिखता है कि पैसे कौन खर्च कर रहा है। और पॉलिसी एनफोर्समेंट भी तो होता है ना? बिल्कुल। आप एज्योर पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि कोई भी डेवलपर एक निश्चित बजट या साइज से बड़ा सर्वर नहीं बना सकता, या फिर सिर्फ सस्ते रीजंस में ही डिप्लॉयमेंट हो। एग्जैक्टली। इससे डेवलपर्स का काम भी नहीं रुकता और बजट भी कंट्रोल में रहता है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बिल्कुल साफ है कि एज्योर फंडामेंटल्स अब सिर्फ IT डिपार्टमेंट के लिए नहीं बचे हैं। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा आधार है। बिल्कुल, चाहे बात IT एफिशिएंसी की हो या फिर साइबर सिक्योरिटी और गवर्नेंस की, इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना हर लीडर के लिए जरूरी हो गया है। क्लाउड की दुनिया में बिना इस ज्ञान के उतरना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काम करने की एक नई सोच है। एकदम सही। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान, खासकर जब हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक विचार आया, बल्कि गाइड के उस हिस्से ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, कौन सा विचार? देखिए, हम कह रहे हैं कि आइडेंटिटी इज द न्यू पेरीमीटर। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID जैसे सिस्टम्स ही अब क्लाउड की सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। हाँ, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का आधार ही यही है। तो अगर हम भविष्य की ओर देखें, एक ऐसी दुनिया जहां क्लाउड की कोई भौतिक सीमा बची ही नहीं है, तो क्या भविष्य के हैकर्स नेटवर्क या फायरवॉल को तोड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमारी डिजिटल पहचान को हाईजैक करने पर होगा। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग के जरिए। हाँ, और अगर सारा खेल ही इस पहचान का हो गया है, तो हम इस मानवीय तत्व को कैसे सुरक्षित रखेंगे? क्योंकि जब एक बार पहचान हाईजैक हो गई, तो वही पहचान हर डेटा लॉक की इकलौती मास्टर चाबी है। ये सच में सोचने वाली बात है। हम सर्वर्स और फायरवॉल्स को तो अपडेट या पैच कर सकते हैं, लेकिन इंसानी स्वभाव को पैच करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एग्जैक्टली। तकनीक जितनी एडवांस्ड हो रही है, साइबर युद्ध उतना ही मनोवैज्ञानिक होता जा रहा है। और इसका कोई आसान तकनीकी समाधान नहीं है। तो इसी गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं को इस चर्चा से बहुत कुछ नया सोचने को मिला होगा। बिल्कुल। इस डिजिटल ब्रह्मांड में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, तो अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखें।